नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 372 के आगे 373 प्रश्नों से सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र से लिए गए हैं और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 373 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के संबंध में मितव्ययिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? रोजेंस्टीन रोडान ने, अल्फ्रेड माल्सर ने, लेवेंस्टीन ने, कोई नहीं। तो उत्पादन के संबंध में मितव्ययिता की धारणा का प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है कि उत्पादन के संबंध में मितव्ययिता की धारणा का प्रयोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन औसत लागत एलएसी पूछा गया है, कैसी होती है? तो एलएसी जो है वह सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदु से जाएगी, सभी अल्पकालीन लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदु से दाहिनी ओर जाएगी, सभी के न्यूनतम बिंदु से बाईं ओर जाएगी और किसी एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र न्यूनतम बिंदु से जाएगी। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है किसी एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से जाएगी, किसी एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से जाएगी। घ आंसर सही है। अगला प्रश्न है 375, सतत मांग फलन के संबंध में आप किसी विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो सतत मांग फलन के संदर्भ में जो मांग की लोच ज्ञात करने की विधि है वह dQ/dP इंटू P/Q है। घ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, आभास लगान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? सभी साधनों को प्राप्त अल्पकाल में सभी साधनों को दीर्घकाल में प्राप्त होता है या स्थिर साधनों को दीर्घकाल में, स्थिर साधनों को दीर्घकाल में? तो आभास लगान जो होता है अल्पकाल में मिलने वाला अस्थायी अतिरेक होता है, अस्थायी अतिरेक होता है। अल्पकाल में सभी साधनों को मिलने वाला अस्थायी अतिरेक होता है आभास लगान। तो स्थिर साधनों को दीर्घकाल में, तो सही आंसर इस प्रश्न का जो है वह सभी साधनों को अल्पकाल में या स्थिर साधनों को कह सकते हैं मिलने वाला अतिरेक। घ आंसर सही है। अगला निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है? तो किसके परिवर्तन के कारण जो है मांग वक्र नहीं खिसकता है? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण जो है मांग वक्र नहीं खिसकता है। तो सही आंसर गा है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई हो तो उपभोक्ता उस पर 160 रुपये व्यय करता है। जब कीमत बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तब उपभोक्ता 192 रुपये व्यय करता है। तो मांग की लोच निकालने के लिए जो है dP इंटू DQ इंटू Q/P ऐसे निकाल सकते हैं। तो DQ कितना हो जाएगा, इसको घटाने हटाने से जो है इसका आंसर आ जाएगा बेलोचदार मांग हो जाएगी। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की मांग की आयलोच कैसी होती है? तो खाद्यान्न की मांग की आयलोच जो होती है वह इकाई से कम होती है। खाद्यान्न की मांग की आयलोच इकाई से कम होती है। अगला है 380 नंबर प्रश्न। 380 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो दिए गए ऑप्शनों में जो सही कथन है MRP जो होता है MPP इंटू MR होता है। MRP बराबर होता है MPP इंटू MR होता है। तो खा आंसर सही है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में एक उभयनिष्ठ नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में जो एक उभयनिष्ठ नहीं है वह क्या है, क्रेता विक्रेता की संख्या है। यह सही है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता दोनों में होता है। सजातीय वस्तुओं का उत्पादन भी होता है। पूर्ण ज्ञान जो है उभयनिष्ठ नहीं है, पूर्ण ज्ञान दोनों में नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान जो है परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ देखने को मिलता है। अगला है 382 नंबर प्रश्न, फर्म की कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। तो फर्म की कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल जो होता है वह शून्य होता है। फर्म की कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल कैसा होता है, शून्य होता है। 383 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक काप डगलस उत्पादन फलन का रूप है? तो काप डगलस उत्पादन फलन का रूप जो है दिए गए ऑप्शनों में इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस माइनस है, यह एक से ज़्यादा है श्रम। तो घ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में
उस ब्याज को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आती है को कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में है जो संतुलन लाती है उसको जो है बाजार दर या साम्य दर कहा जाता है। का आंसर सही। सिमुलेशन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार तथा चयन पर या उत्पादन एवं वितरण पर, प्रति व्यक्ति आय पर, मूल्य स्तर पर। तो सिमुलेशन का प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है वह बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार तथा चयन पर निर्भर करता है। सिमुलेशन का प्रकट अधिमान सिद्धांत वह बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार तथा चयन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है? तो दिए गए ऑप्शनों में जो नीतिपरक अर्थशास्त्री हैं वह मार्शल हैं, पीगू हैं, मिल हैं। सिमुलेशन जो है नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है, दिए गए ऑप्शनों में ध्यान रखना है। सिमुलेशन नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं है। 387 नंबर प्रश्न है। 386 में जो सही आंसर का है। अगला 387 नंबर प्रश्न है, मांग फलन Q बराबर AP⁶ में मूल्य लोच क्या होगा? तो इसमें जो है मूल्य लोच की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा मूल्य लोच इसमें मूल्य लोच जो हो जाएगा 387 नंबर जो है प्रश्न एक बार चेक कर लीजिए। अगला 388 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है। 1776 में इस किताब की रचना एडम स्मिथ ने की थी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का उपभोग बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो किसी वस्तु का उपभोग बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है? कम होती चली जाती है, घटती है। का आंसर सही है। मांग वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो मांग वक्र जो है वह दिए गए ऑप्शनों में किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? लागत और मूल्य के बीच, मूल्य और विक्रय के बीच, या लागत और आगम के बीच, या मांग और मूल्य के बीच। तो मांग वक्र रेखा जो है वह लागत और मांग और मूल्य के बीच जो है संबंध दिखाती है। मांग वक्र रेखा, जैसे मांग वक्र अगर बनाया जाए तो यह मांग वक्र होता है जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, जिसके एक अक्ष पर कीमत और एक अक्ष पर मांग को दिखाया गया है। कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग क्या होती है? कम होती है, और कीमत घटने से वस्तु की मांग जो है ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। घ आंसर सही है, जो प्रतिस्थापन नियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है 391 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मांग का आकार कैसा होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के लिए मांग का आकार जो होता है वह बाएं से दाएं गिरता हुआ एक्स अक्ष के समांतर होता है, जिसे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहते हैं, और जिसकी मांग की ढाल जो है वह अनंत होती है। तो क्षैतिज होता है। क्षैतिज खा ऑप्शन में दिया गया है। 391 नंबर में सही आंसर खा है। अगला 392 नंबर प्रश्न क्या है? जोखिम वहन करने के प्रतिफल को क्या कहा जाता है? तो जोखिम वहन करने के प्रतिफल को जो है कहा जाता है लाभ। लाभ जो है जोखिम वहन करने का प्रतिफल होता है। पूर्णतः लोचदार मांग का आकार किस प्रकार का होता है? तो पूर्णतः लोचदार मांग का आकार जो होता है वह आधार अक्ष के समांतर होता है। अभी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, यह है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है वह केवल इकाइयों से होता है और छोटी इकाइयों से होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का शब्द की अगर प्रयोग की बात की जाए तो रेगनर फ्रिश द्वारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, और इसमें जो है समस्त अर्थव्यवस्थाओं इसमें जो है व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और इसमें विशेष फर्मों, परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ और रिकार्डो जे एस मिल जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के समर्थक थे। इसमें जो है वस्तु की कीमत, जिसके अंतर्गत मांग का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत पढ़ा जाता है, और साधन कीमत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत लागत, मजदूरी, ब्याज, लाभ पढ़ा जाता है, और आर्थिक कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो यह एक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिसमें, और अगर बृहद अर्थशास्त्र की या समष्टि अर्थशास्त्र की या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें जो है समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और समग्र मांग
समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश तथा समग्र आय का अध्ययन किया जाता है। और इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों में माल्थस, कार्ल मार्क्स, वालरस और विक्सेल और फिशर हैं। यह जो है आय एवं रोजगार सिद्धांत का, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का, आर्थिक विकास सिद्धांत का, वितरण के बृहद सिद्धांत का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है 396 नंबर प्रश्न है। 396 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 395 राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के अगर विश्लेषण की बात की जाए तो इसका जो है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो उत्पादन फलन की अगर संबंध की बात की जाए तो उत्पादन फलन जो है आगत एवं निर्गत के बीच संबंध बताता है। आगत एवं निर्गत के बीच होने वाले तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। या कह सकते हैं आगत और जो उत्पादन के साधन हैं इनके बीच, आगत और निर्गत मतलब उत्पादन के साधन और जो निर्गत हो रही वस्तुएं उनके बीच जो तकनीकी संबंध देखने को मिलता है उससे क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। घ आंसर सही है। ब्याज का एनजीओ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ब्याज के एनजीओ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मार्शल, पिगू या बाम्बावर्क या केंज। तो ब्याज के एनजीओ सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह बाम्बावर्क हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 397 नंबर प्रश्न का गा है। अगला 398 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित मजदूरी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित मजदूरी सिद्धांत जो है मजदूरी कोष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए सही आंसर जो है यह हो जाएगा का। मजदूरी के अन्य सिद्धांत हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे क्या क्या मजदूरी के अन्य सिद्धांत हैं? मजदूरी के अन्य सिद्धांतों में हैं जैसे मजदूरी का प्राकृतिक एवं जीवन निर्वाह सिद्धांत, जिसे टारगेट द्वारा प्रतिपादित किया गया और इस सिद्धांत को लास्ले ने लौह सिद्धांत कहा है। मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत या मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत टोरेंस द्वारा दिया गया। मजदूरी कोण सिद्धांत जेएस मिल द्वारा दिया गया। अवशेष या अवशिष्ट सत्व सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया। मजदूरी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से मार्शल द्वारा दिया गया। और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जो है मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। सामान्य संतुलन वालरा से संबंधित है। जो अस्थिर संतुलन होता है वह वालरा से संबंधित है और आंशिक संतुलन और स्थिर संतुलन जो है वह मार्शल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है 399 उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। तो अगर उदासीनता वक्र के ढाल की बात की जाए तो उदासीनता वक्र का ढाल कीमत अनुपात को प्रदर्शित करता है या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है या साधन प्रतिस्थापन प्रदर्शित करता है या उदासीनता के स्तर को प्रदर्शित करता है। तो उदासीनता वक्र का ढाल जो है वह ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। इसलिए 399 नंबर प्रश्न का सही आंसर खा है। अगला 400 जब मांग वक्र लंबवत होता है तो अभिव्यक्त करता है। तो जब मांग वक्र लंबवत होता है तो वह क्या अभिव्यक्त करता है? मांग की इकाई लोच को या पूर्णतया लोचदार मांग को, पूर्णतया बेलोचदार मांग को या तुलनात्मक रूप से लोचदार मांग को। जब मांग वक्र लंबवत होता है तो वह सिद्धांत जो है पूर्णतया बेलोचदार मांग को अभिव्यक्त करता है। का आंसर सही है। यह है लंबवत। इसकी जो मांग की लोच जो होती है यहाँ पर 0 के बराबर होती है। अब जब मांग वक्र जो है क्षैतिज होता है तो पूर्णतया लोचदार को प्रदर्शित करता है और लंबवत होता है तो पूर्णतया बेलोचदार को प्रदर्शित करता है। समसीमांत उपयोगिता नियम किसने प्रतिपादित किया? तो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है जेवेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया, नहीं मार्शल द्वारा, जेवेंस नहीं, मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सही आंसर जो है गा है। समसीमांत उपयोगिता नियम मार्शल ने प्रतिपादित किया था। अगर उत्पादन जो है समोत्पाद वक्र एल आकृति का है तो दोनों साधन, अगर उत्पादन समोत्पाद वक्र एल आकार का है तो दोनों साधन कैसे हो जाएंगे? तो दोनों साधन जो हैं वह पूरक हो जाएंगे। अगर उत्पादन समोत्पाद वक्र एल आकार का है दोनों साधन जो हैं पूर्ण पूरक हो जाएंगे। खा आंसर सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मांग वक्र का आकार जो होता है वह क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह खा है। अगला एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित मजदूरी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित जो मजदूरी सिद्धांत है वह मजदूरी कोष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जेएस मिल और एडम स्मिथ ने जो है एक ही सिद्धांत दिया, मजदूरी कोष का सिद्धांत। अगला प्रश्न है
किसी वस्तु, इसके अलावा मजदूरी का लौह सिद्धांत जो है, तो मजदूरी का लौह सिद्धांत टारगेट द्वारा, लास्ले द्वारा दिया गया। लास्ले द्वारा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत टारगेट द्वारा दिया गया। मजदूरी का लौह सिद्धांत लास्ले द्वारा दिया गया। जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है टारगेट द्वारा दिया गया। और अगला जो अवशेष का सिद्धांत है, तो मजदूरी अवशेष या अवशिष्ट सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया। मजदूरी कोष सिद्धांत जेस मिल और एडम स्मिथ ने दिया था। मजदूरी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्शल ने दिया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। अगला है 405 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव शून्य हो तो वह वस्तु कैसी होगी। तो वस्तु के लिए जब आय प्रभाव शून्य हो तो वह वस्तु जो हो जाएगी वह घटिया वस्तु के अंतर्गत आएगी। का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दूसरी अवस्था में, अब ध्यान देना है उत्पादन की दूसरी अवस्था में क्या होता है। तो इसमें आरेख बनाना पड़ेगा। जैसे यह आरेख जो है टोटल प्रोडक्शन को बता रहा है, फिर एक यहाँ से खींची गई, यह कर्व डाला गया, एक यहाँ से कर्व डाला गया, फिर एक यहाँ से कर्व डाला गया। ठीक, तो यह आरेख जो है, नहीं यह गलत हो गया, यह आरेख जो है मार्जिनल प्रोडक्शन को बता रहा है और यह आरेख जो है यह एवरेज प्रोडक्शन को बता रहा है। तो अब इसमें यह जो फर्स्ट अवस्था है, यह सेकेंड अवस्था है और यह थर्ड अवस्था है। अब इसमें पूछा गया है उत्पादन की दूसरी अवस्था में, तो उत्पादन की दूसरी अवस्था में क्या है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में देखें हम लोग क्या है, एमपी कहाँ है, एमपी कम है एपी से। ठीक है, एपी, यह एपी है तो एपी ज़्यादा है एमपी से, एपी ज़्यादा है एमपी से, और एमपी शून्य है, एमपी शून्य है। और यह क्या है, यह जो है मतलब टीपी जो है घटती दर से बढ़ रहा है। तो ध्यान देना है उत्पादन की दूसरी अवस्था में एपी ज़्यादा है एमपी से, और एमपी शून्य से ज़्यादा है, मतलब एमपी शून्य नहीं हुई है, धनात्मक ही है, और टीपी जो है घटती दर से बढ़ रहा है। तो दिए गए ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है, दिए गए ऑप्शनों में जो है शून्य से ज़्यादा है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, घा आंसर सही है। अगला 407 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म के मांग वक्र की अगर बात की जाए तो यह जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र सबको पता होगा पूर्णतया लोचदार होता है, जो एक्स अक्ष के समांतर होता है। नाइट के अनुसार लाभ किसका पारितोषिक है, तो नाइट के अनुसार जो है लाभ बीमा अयोग्य जोखिम का अनिश्चितता का पारितोषिक है, अनिश्चितता का पारितोषिक है। का आंसर सही है। नाइट के अनुसार जो लाभ जो है अनिश्चितता का पारितोषिक है, और यह जो है बीमा अयोग्य जोखिम का पुरस्कार है। लाभ जो है बीमा अयोग्य जोखिम का पुरस्कार है। लाभ के कई सिद्धांत हैं, जिसमें लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जेबी क्लार्क द्वारा दिया गया, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया, लाभ का जोखिम सिद्धांत हाले द्वारा दिया गया, लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया, लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत जेके मेहता द्वारा दिया गया। तो नाइट ने जो लाभ का सिद्धांत दिया वह अनिश्चितता वाहन का सिद्धांत है। नाइट के अनुसार जो है लाभ अनिश्चितता वाहन का पारितोषिक है, और यह लाभ जो है बीमा अयोग्य जोखिम का पुरस्कार होता है, बीमा अयोग्य जोखिम का पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी में फर्म अपना उत्पादन दो बाजारों में विक्रय करती है। बाजार एक में कीमत P1 मात्रा Q1 व मांग की लोच जो है E1 है, जबकि बाजार 2 में कीमत P2 मात्रा 2 मांग की लोच E2 है। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है होगा, तो दिए गए ऑप्शनों में जो सत्य है वह का आंसर सही है। अगला है, एक व्यक्ति छोटे चम्मच से पानी पीता है, जैसे जैसे चम्मच भर पानी का अधिक उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता। तो छोटे चम्मच से पानी पीने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, सीमांत उपयोगिता उसकी घटती चली जाती है। तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति का उपभोग करता है वैसे वैसे क्या होती है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अधिक भाड़े के लालच में एक रिक्शा
वाला ग्राहक नहीं चलाता है। एक रिक्शा वाला ग्राहक नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होगा? तो अधिक भाड़े के लालच में जब रिक्शा वाला ग्राहक नहीं चाहेगा तो वह क्या करेगा? आराम करने का प्रयास करेगा, और जब आराम करने का प्रयास करेगा तो श्रम का पूर्ति वक्र जो हो जाता है वह पीछे की ओर मुड़ जाता है। का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार लगान का भुगतान किया जाता है। तो रिकार्डो के अनुसार लगान का भुगतान मिट्टी के लिए किया जाता है, मिट्टी की उर्वरता के लिए किया जाता है, मिट्टी की मौलिक उर्वरता के लिए किया जाता है, मिट्टी की मौलिक एवं अविनाशी उर्वरता के लिए किया जाता है। तो रिकार्डो के अनुसार लगान का भुगतान जो है मिट्टी की मौलिक एवं अविनाशी उर्वरता के लिए किया जाता है। भूमिपति या भूस्वामी को दिया गए मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को रिकार्डो के अनुसार लगान कहा जाता है। और रिकार्डो जो है लगान अधिसीमांत भूमि एवं सीमांत भूमि के अंतर को कहते हैं और बताते हैं। सीमांत भूमि पर लगान नहीं मिलता है और अधिसीमांत भूमि पर लगान उत्पन्न होता है। और रिकार्डो जो है दुर्लभता का लगान सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और विभेदात्मक लगान सिद्धांत भी देते हैं। इसके अलावा आधुनिक लगान सिद्धांत जॉन रॉबिन्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसकी पहले बार व्याख्या जेएस मिल ने की थी, और वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप जो है आधुनिक लगान सिद्धांत का जॉन रॉबिन्सन द्वारा दिया गया। वास्तविक आय में से जब हस्तांतरित आय घटाते हैं तब आधुनिक लगान सिद्धांत प्राप्त होता है। आभास लगान सिद्धांत किसे कहते हैं? तो मार्शल द्वारा जो है आभास लगान सिद्धांत दिया गया। तो अल्पकाल में उत्पादन साधन की असीमितता के कारण जो अतिरेक प्राप्त होता है उसे आभास लगान सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में एकाधिकार में एक फर्म को सदैव, तो दीर्घकाल में एकाधिकार में एक फर्म को सदैव जो है असामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो 413 का सही आंसर खा है। और अल्पकाल में जो है सामान्य लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलती है, और जो है असामान्य लाभ भी मिलता है। तो अल्पकाल में तीनों रहते हैं और दीर्घकाल में एकाधिकार में सिर्फ क्या होता है? असामान्य लाभ मिलता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट टर्म में एकाधिकारी को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि का सामना करना पड़ता है, जबकि लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में एकाधिकारी को सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिलता है। यह थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न क्या है कि 414 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया है, किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय 30,000 रुपये देती है। यदि वह अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो उसे 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अवसर लागत क्या होगी? तो विश्वविद्यालय पढ़ाने की अवसर लागत जो है इस समय तत्काल में वह 30,000 रुपया है। वैकल्पिक स्कूल में पढ़ाने की अवसर लागत जो है वह 10,000 रुपया है। और जो है अवसर लागत जो होती है वह त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होती है। तो अवसर लागत जो है वह त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होती है। विश्वविद्यालय चुनने पर जो सबसे अच्छा छोड़ कर गया है वह स्कूल की अवसर लागत होगी। और अवसर लागत जो है हमेशा त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ का मूल्य होती है। तो इसलिए जो है अवसर लागत, विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अवसर लागत जो होगी वह 10,000 रुपया होगी। 10,000 को वह त्याग कर जब स्कूल में जाता है तो 10,000 रुपया त्यागता है। तो त्यागे गए मूल्य की या मजदूरी को जो है अवसर लागत कहा जाता है। तो 10,000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 415 नंबर प्रश्न। एक उत्पादक 10 इकाई पूंजी तथा 100 इकाई श्रम से 1,000 इकाई उत्पादन करता है। यदि पूंजी स्थिर रहे तथा श्रम की मात्रा 10% बढ़कर 110 इकाई की जाए तथा उत्पादन 12% से बढ़कर 1120 इकाई हो जाती है, प्रक्रिया प्रतिफल का कौन सा नियम दर्शाती है? तो यह प्रक्रिया जो है, यह उत्पादन जो बढ़ा रहा है, तो प्रारंभिक उत्पादन जो है वह 1,000 इकाई है और श्रम की 10% वृद्धि से उत्पादन जो है 12% बढ़कर 1120 इकाई हो जा रहा है। श्रम में जो है प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कहते हैं आउटपुट में प्रतिशत बदलाव यदि आउटपुट की वृद्धि और इनपुट से अधिक अनुपातिक रूप में होता है, जैसे 12% ज़्यादा है 10% से, तो यह जो है वृद्धिमान प्रतिफल को दिखाता है। तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वह गा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमेशा नीचे गिरता हुआ होता है? तो हमेशा नीचे गिरता हुआ एफसी होता है, एबीसी होता है, टीएफसी होता है, टीवीसी होता है।
तो दिए गए ऑप्शनों में एएफसी के अगर आकार की बात की जाए तो एएफसी जो होता है वह आयताकार अतिप्रबलय बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, जो यह बताता है उत्पादन बढ़ने के साथ एएफसी घटता जाता है। एएफसी की जो लोच होती है इकाई के बराबर होती है और एएफसी जो है कभी एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। अगर औसत परिवर्तनीय लागत की बात की जाए तो औसत परिवर्तनीय लागत जो है यू आकार का होता है। टीएफसी जो होता है एक्स अक्ष के समांतर होता है, जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता। वस्तु का उत्पादन हो चाहे ना हो, फर्म द्वारा औसत स्थिर लागत जो है चुकानी ही पड़ेगी, मशीन की लागत देनी ही पड़ेगी और जो भूमि और जो भवन किराए पर लिए हैं उसकी लागत चुकानी ही पड़ेगी, इसलिए इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। और इसी प्रकार से कुल परिवर्तनीय लागत जो है यू आकार का होता है। तो हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ पूछा जाए तो औसत स्थिर लागत होता है, एएफसी होता है, और हमेशा स्थिर पूछा जाए तो वह टीएफसी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके ऊपर उत्पादन के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हाँ, अभी हम बताए हैं कि उत्पादन के नियम का कोई भी प्रभाव जो है वह एएफसी पर टीएफसी पर नहीं पड़ता है। टीएफसी पर जो है उत्पादन के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह स्थिर रहती है हमेशा, इसका उत्पादन से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है 417 नंबर प्रश्न का वह है गा। अगला है अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन किसने किया। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन जो है वह सबसे पहले पियरो सराफा द्वारा किया गया था, अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन। और जॉन रॉबिन्सन इनपरफेक्ट कंपटीशन किताब की रचना करते हैं और यह भी अपूर्ण प्रतियोगिता से ही संबंधित हैं। लेकिन अगर प्रतिपादन की बात, चैम्बरलिन भी अपूर्ण प्रतियोगिता से ही संबंधित हैं, वह विकुंचित मांग वक्र का प्रतिपादन करते हैं। मार्शल का संबंध जो है अपूर्ण प्रतियोगिता से नहीं है, मार्शल जो है अर्थशास्त्र की मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा देते हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शनों में पियरो सराफा जो हैं वह अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रतिपादक माने जाते हैं। सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में इन्होंने ही बात की थी। और अगर थोड़ा सा लांग में देखा जाए तो